Hello friends, and a very good evening and warm welcome for today's session on diabetes and COVID. आज 1.5 साल होने आया है करीबन हम इस महामारी से जूझ रहे हैं और इसे रोजाना हम फेस कर रहे हैं और हम में से कई लोगों ने इसे बहुत करीब से भी अनुभव किया है, या तो हमें खुद ये बीमारी हुई है या फिर हमारे घर में या पड़ोस में या रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसी न किसी को कोरोना हुआ है। तो इस सब के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डर हमारे दिल में कोरोना को लेके है। तो आज के सेशन में मैं ट्राई करूंगी कि आपको फैक्ट्स बताऊं और जो भी मिथ्स हैं जो हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फेक फॉरवर्ड्स जो मिल रहे हैं उससे हम जो पैनिक हो रहे हैं वो अवॉइड हो सके। कोरोना जैसे हमें पता है कि ये क्लास ऑफ वायरसेस हैं जिसमें अभी इंडिया इज द सेकंड मोस्ट रैंकिंग इन द केसेस। अमेरिका के बाद इंडिया में ये आंकड़ा देखने मिल रहा है हमको केसेस का। लेकिन अगर आप देखेंगे कितने डेथ्स हुए हैं और कितने लोग रिकवर हुए हैं इनसे, कोरोना से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी है, ये सिर्फ 1% है। 99 लोग % ऑफ द पीपल हैव रिकवर्ड, ये इस बीमारी से रिकवर हुए हैं। तो ये इतना पैनिक जो क्रिएट हुआ है हमारे मनों में कि ये कोरोना है और एक बार अगर हो गया तो इसमें से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका डेथ रेट सिर्फ 1% है। इफ वी कंपेयर दिस विद द अदर वायरसेस व्हिच हैव हैपेंड इन द पास्ट, पहले भी बहुत सारे वायरसेस एपिडेमिक के फॉर्म में आए हैं इस वर्ल्ड में। जैसे कि 2003 में हमने सार्स वायरस को विटनेस किया था, उसका मोर्टेलिटी रेट 10% था, which was very much even more than the current virus. इबोला आपने सुना होगा, जो अफ्रीका में शुरू हुआ था, उसका मोर्टेलिटी 70% था, 70%। तो उसके मुकाबले हमारा अभी का जो ये इन्फेक्शन है, it is only having 1% death rate. Sorry, just 1 minute. My screen is there, right? Yeah. So if you are having diabetes, ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज है तो सिर्फ आपको ही आके कोरोना पकड़ेगा। डायबिटीज वाले लोगों में कोरोना होने का चांस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब उनको अगर इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू एनी एक्सपोजर, तो उनके अंदर सिम्टम्स ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। बिकॉज डायबिटीज वाले लोगों में जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो जो रोग प्रतिकार शक्ति है इस वायरस से लड़ने के लिए, ये डायबिटीज के लोगों में कम होने के कारण इनमें जो इन्फेक्शन है ये थोड़ा सीवियर हो सकता है। और जब आपको डायबिटीज के कारण आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम है, ये सारी अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस है तो भी आपको इसके वजह से ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, प्लीज डू नॉट पैनिक। बस बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है डेली, एंड दैट विल हेल्प यू टू फेस दिस एपिडेमिक। अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो सिम्टम्स में सबसे पहले तो फीवर इज वेरी कॉमन। बहुत सारे लोगों को हाई टेम्परेचर होती है, 88% ऑफ द टाइम्स इट इज फीवर एंड कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, ये सिम्टम्स आपको होंगे। ये सब हमने एक्चुअली लास्ट ईयर फर्स्ट वेव में ये सिम्टम्स ज्यादा देखे थे। दिस ईयर विच इज द सेकेंड वेव, in this especially we are seeing more of vague symptoms, जैसे कि फटीग होना, थकान होना, बॉडी एक, हेडेक, लूज मोशंस, डायरिया, ये सिम्टम्स अभी हमें देखने मिल रहे हैं। तो इसमें से कोई भी सिम्टम्स रहेंगे तो आपको अलर्ट होना है और अपने आप को तुरंत मॉनिटर करना स्टार्ट करना है। You have to monitor for your blood sugars, you have to monitor the oxygen saturation, temperature, ये सब चीजों का एक चार्ट बना के आप मेंटेन रखें और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। जैसे मैंने कहा था कि डायबिटीज में अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके शरीर में पहले से, तो ये आपके लिए थोड़ी सी सीवियर हो सकती है ये डिजीज। बट इसमें से ऐसा नहीं है कि आप 100% नहीं बाहर आ पाएंगे। विद ड्यू प्रिकॉशंस एंड टाइमली हेल्प, डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंडर, गाइडेंस के अंडर आप अपना ट्रीटमेंट रख सकते हैं। बिकॉज वी हैव सीन अभी इस सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो लोगों ने घर में भी रहकर अपना ट्रीटमेंट किया है। सो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस कैन बी ट्रीटेड एट होम, बट हाँ, बहुत ज्यादा वेट ना करें। जैसे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, then you must immediately try to find a bed in the hospital.
घर पे आप जब मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, मैंने कहा मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो आप अपना पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, शुगर, ये सब मॉनिटर करते रहिए। साथ ही अपना रूटीन अच्छा रखिए। जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि आपका जो एक एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए। यू कैन गो फॉर सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगा, लाइट वॉकिंग, ये सब आप करें। बट डोंट गो फॉर वेरी हैवी एक्सरसाइजेस बिकॉज कोरोना में ऑलरेडी आपके बॉडी पे स्ट्रेस रहता है। तो डोंट गो फॉर दैट, गो फॉर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपकी लंग की जो कैपेसिटी है ये इंक्रीज होती है। तो आपको लंबा सांस अंदर लेना है, कुछ समय तक रोक के रखना है और छोड़ना है। ऐसी एक्सरसाइज दिन में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। खान पान पे ध्यान रखें, एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा डाइट जिसमें आपका फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल्स और फाइबर इंटेक ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा गैप मत रखिए दो खानों के बीच में। छोटे छोटे इंटरवल पे आप कुछ कुछ खाइए, ताकि एक टाइम पे ही आप बहुत ज्यादा नहीं खा रहे हैं। और डेफिनेटली आपकी जो दवाइयां हैं ये किसी भी डोज को मिस करना नहीं चाहिए। अगर आपको इंसुलिन पे है, आपको इंसुलिन के डोजेस मिस नहीं करना चाहिए। In case you are monitoring at home and you have COVID and you are very much concerned about it, just keep a check on all these parameters because being proactive is the key. आप पहले जल्दी से symptoms को recognize करके monitoring रखेंगे तो आप आगे severe disease को progress होने से आप रोक सकते हैं। तो इसमें आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में रहना जरूरी है। इन सच केसेस कभी कभी पहले जिनको डायबिटीज थी और उनको इंसुलिन चालू नहीं था, इन्फेक्शन के टाइम पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। तो डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट इंसुलिन। अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट एडवाइस के साथ इंसुलिन स्टार्ट करें। ऑल्सो वी हैव सीन सर्टेन मेडिसिन, बहुत सारी पॉलीफार्मेसी हो रही है तो ओवर द काउंटर भी लोग ले रहे हैं, ऐसा मत करें। जस्ट टेक अ कंसल्टेशन। आप टेली कंसल्टेशन पे घर पे रह के भी डॉक्टर के एडवाइस के अंदर सारी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड इज हैपनिंग, मतलब बहुत ज्यादा लोग स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। स्टेरॉइड इज डेफिनेटली नीडेड बिकॉज इट इज लाइफ सेविंग। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्टेरॉइड की जरूरत है। बट हमने देखा है कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन पे भी लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, क्योंकि इतना डर और पैनिक है लोगों में that they don't know that what is the right thing for them. So take care of that. Medicines बराबर से ले, have a balanced nutrition and avoid stress because stress जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। बिकॉज स्ट्रेस के अंदर वी आर सो मच स्ट्रेस्ड आउट कि हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है। सो दैट वाज फॉर कोरोना। अभी वैक्सीनेशन जो है ये हमारे कंट्री में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स अबाउट वैक्सीन स्पेशली। तो इसमें एक क्लैरिटी ये है हमारे गवर्नमेंट से, गाइडलाइन ये है कि जो लोग 18 ईयर्स एंड बिलो हैं और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है, गर्भवती महिलाएं हैं और जो शिशुओं को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग फीमेल्स जो हैं, इन तीनों कैटेगरीज को अभी फिलहाल वैक्सीन लेने का परमिशन हमारे गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इन अदर कंट्रीज वी हैव सीन केसेस वेयर दे आर अलाउइंग प्रेग्नेंट फीमेल्स आल्सो टू टेक द वैक्सीन, बट फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन नहीं इशू की है। इन तीनों को छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरीज हैं और जो भी लोग हैं, ये सारे लोग वैक्सीन ले सकते हैं। प्लीज डू नॉट हैव एनी फियर रिगार्डिंग द वैक्सीन कि मैं वैक्सीन लूंगा या लूंगी तो कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ये जो हम अभी सब फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो उसके बारे में मत सोचिए। क्योंकि वैक्सीन जो है ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रेन करती है, आपके बॉडी को प्रिपेयर करती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है। तो वैक्सीन लेना सबको जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तकलीफ है, कोई भी अदर कंडीशन है और आपका कोई सर्जरी हुआ है, एनी ऑफ दिस केसेस यू कैन टेक द वैक्सीन वेरी सेफली। हाँ, अगर आपको फीवर हुआ है रिसेंटली विथ फॉर एनी अदर कॉज, या मलेरिया, डेंगू, कोई और इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो आप पहले उस इन्फेक्शन से रिकवर हो जाएं। गिव योर बॉडी एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स। 4 वीक्स का आप गैप रख सकते हैं और फिर आप अपना वैक्सीन का डोज लगवा सकते हैं। दूसरा डाउट ये होता है कि जो लोगों को कोरोना हो गया है,
So should they take the vaccine? Yes, they can also take the vaccine after they have recovered from that infection. तो कोरोना इन्फेक्शन जो अपने बॉडी में हो जाता है उसके वजह से भी हमारे बॉडी को थोड़ी इम्यूनिटी मिल जाती है, तो विच इज सपोज टू बी आइडियली 80% फॉर 6 to 7 months के लिए हमको ये कोरोना इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिलती है। बट वैक्सीन लेने के लिए रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट आप 3 महीने तक वेट करें और 3 महीने के बाद अपना वैक्सीन का डोज लगवाएं। एक और साइड इफेक्ट जो हमने नॉट साइड इफेक्ट बट कॉम्प्लिकेशन जो हमने सुना है, ब्लैक फंगस विच इज म्यूकरमाइकोसिस। ये बहुत तेजी से इसके केसेस हम देख रहे थे कि ये कुछ नया अभी आया है। इट इज नॉट समथिंग न्यू। म्यूकरमाइकोसिस, ये जो ब्लैक फंगस है, ये पहले से ही हो रहा था बट इसके केसेस बहुत ज्यादा पिकअप नहीं हो रहे थे। अब कोरोना के वजह से इसके केसेस ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इसके कुछ कारण हैं। बेसिकली कोरोना में आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम होती है, तो ऐसे बहुत लो इम्यूनिटी स्टेट अगर आपका रहेगा, साथ ही में अगर आपकी शुगर्स बहुत ज्यादा हाई रहेगी, अनकंट्रोल्ड रहेगी, तो ऐसे कंडीशन में यू आर एट अ रिस्क फॉर गेटिंग दिस। बट ऐसा नहीं कि सभी लोगों को ये होगा। देयर आर सम फैक्टर्स फॉर दिस विच यू शुड टेक केयर। तो जैसे आप रिकवर हो जाते हैं कोविड इन्फेक्शन से, try to take the doctor's advice and see when the steroids are supposed to be stopped, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स अगर ज्यादा लंबे समय तक लेते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डिप्रेस्ड रहेगी एंड यू विल बी मोर एट रिस्क फॉर दिस। सो एक वो है, और दूसरा जो अनवांटेड मेडिसिन है, जो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स वगैरह जो आपको चालू है, वो भी धीरे धीरे डॉक्टर के एडवाइस से आपको स्टॉप करनी है। एंड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी क्लीन एनवायरनमेंट अराउंड यू, बिकॉज ये जो ब्लैक फंगस है, इट इज नथिंग बट अ नॉर्मल फंगस विच इज देयर इन द एनवायरनमेंट। ये हवा में इसके स्पोर्स अभी भी हैं, हम डेली इसको ब्रीथ करते हैं बट हमें कुछ होता नहीं है, राइट। तो ये तभी हमारे शरीर में आता है जब इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी मतलब जब हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, तब ये हमारे ऊपर हावी हो सकता है। तो ये हमारे नाक के थ्रू एंटर होता है, और या तो ये हमारे नाक से आइज के थ्रू ब्रेन में जा सकता है, या फिर हमारे लंग्स में एंटर होगा, तो इसे हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स थोड़े से आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा रैपिडली स्प्रेड होता है। एक बार हमारे बॉडी के अंदर आता है तो रैपिडली स्प्रेड होगा। इट विल बी लाइक विद इन फ्यू डेज, विद इन अ वीक आपको इसका स्प्रेड दिखेगा। तो सिम्टम्स में आपको ध्यान रखना है, अगर आपके नोज के थ्रू एंटर हो रहा है तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द डिस्चार्ज। अगर आपके नोज से आ रहा है तो ब्राउनिश ब्लैकिश डिस्चार्ज आएगा। देयर विल बी सम ब्लैकिश डिस्कलरेशन, स्वेलिंग अराउंड द साइनसेस, और आईज के आसपास स्वेलिंग हो सकती है। जॉ में पेन और स्वेलिंग हो सकता है, और ये अगर अंदर ब्रेन में ज्यादा फैल जाता है तो फिर आपको अनकॉन्शियसनेस या ये सिम्टम्स भी हो सकती है। अगर आपके लंग्स में ये फंगस गया होगा तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉफ, और आपके कफ में ब्लड भी आ सकता है। तो दीज सिम्टम्स, ब्रेथलेसनेस, ये सारी सिम्टम्स आपको इमीडिएटली हाईलाइट करनी है वंस यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, एंड ये इमीडिएटली आपके डॉक्टर को बताना है, ताकि अप्रोप्रिएट टेस्ट कर सके और आइडेंटिफाई कर सके हम इसे, और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। ट्रीटमेंट के अंदर हम मेनली एंटी फंगल्स यूज करते हैं, विच इज एम्फोटेरिसिन बी। ये इंजेक्शन 2-3 हजार का आता है पर डोज। सो इसे लगवाने से जो फंगस है ये कम तेजी से ग्रो होगा, और कुछ केसेस में अगर ये अंदर काफी स्प्रेड हुआ होगा तो इसे हमें सर्जरी करके निकालना पड़ता है। सो ये भी आपने सुना होगा कि आंख निकाल दी गई थी, जॉ का कुछ हिस्सा निकाला गया है। सो दैट इज एक्चुअली इट इज लाइफ सेविंग। तो आपको जान बचाने के लिए ये सर्जरीज करनी पड़ती है, सो दैट द फंगस डजंट स्प्रेड टू द ब्रेन।